हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाई हूँ 12 लिटरेचर एंड ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। पहले ग्रामर के हैं, फिर लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं और ये डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एंड आई थिंक कि ये आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो और वैसे ये देखिए क्लास 31 है जो यूपीटीजीटी के लिए चल रही है। यूपीटीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये हेल्पफुल है और 30 क्वेश्चन करते हुए भी अब बहुत सारी क्वेश्चन की श्रृंखला जो है बन गई होगी। मेरी जो स्ट्रैटेजी चलती है 40 डेज स्ट्रैटेजी, वो तब चलेगी जब एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम का कोई उम्मीद नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में होने की उसकी कोई उम्मीद है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर हो नहीं जाएंगी तब तक एग्जाम की डेट नहीं आएगी। तो अभी तो आपके पास टाइम है, आप आराम से पढ़िए, तैयारी अच्छे से करिए और जो है अभी 40 डेज स्ट्रैटेजी तब चलेगी जब एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी। एक नया बैच मंडे से लॉन्च हो रहा है इन ग्रामर और लिटरेचर का, और इसके बारे में अगर आपको कोई फर्दर इंक्वायरी करनी हो तो आप 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपको पूछना हो, आपकी क्वेरीज हो, ये बैच जो है वो ऑनलाइन है, ऐप पर चलता है, पेड बैच है। इसके विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है इसमें सर से बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम केवल इन्फॉर्मेशन देना और पढ़ाना है। बाकी और किसी चीज़ के बारे में मैं कोई जो है उसमें मेरे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है, और विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव में जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव वेयर देयर इज नो कंपैरिजन, एंड इफ देयर इज कंपैरिजन वी यूज एज एड और सो एज। कंपैरेटिव व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और पीपल। नाउ सुपरलेटिव डिग्री, if there is a comparison between 3 and more than 3, then it is superlative degree. तो जब कंपैरिजन किया जाता है तो दो चीजों के बीच में किया जाता है। अब जरा कंपैरेटिव डिग्री इसमें देखिए, यहां तो सारे में यहां देन वैन नहीं लग रहा है। अब अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में ऑफ द टू आता है तो ऑफ द टू से पता चल गया कंपैरिजन हो रहा है। ऑफ द टू के बाद कंपैरेटिव डिग्री जो यूज होती है उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कि इनमें से ये बेहतर है। तो ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग, तो इसमें ये वाला वर्ड देखिए और ये सेंटेंस देखिए, ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द इजियर वन। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और द इसके पहले हम लगाएंगे जब दो में से एक को स्पेसिफाई करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री चुनने का बहुत आसान तरीका है, उसमें या तो एज आएगा या सो एज आएगा, उतना जितना या उतना नहीं जितना। वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग, इनमें से किसी में भी एज या सो एज नहीं आ रहा, सिर्फ सेकेंड सेंटेंस को छोड़कर। तो ये आएगा वॉकिंग इज एज टायरसम एज रनिंग। विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, हायर यू गो द कूलर इट गेट। जब पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसमें दोनों चीजों को बताने के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के पहले स्पेसिफाई करने के लिए दोनों के पहले द लगाते हैं। तो अब आप यहां देखिए, द हायर यू गो द कूलर इट इज, तो ये पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज बताने के लिए यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी पुट द बुक्स, आइडेंटिफाई द क्लॉज। क्लॉज बताना है। शी पुट द बुक्स, क्लॉज जो होता है 3 तरीके के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। उनसे बने हुए जो सेंटेंसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। शी पुट द बुक्स, कहां, वेयर नो वन वुड फाइंड देम, तो कहां का जवाब दे रहा है। नाउन क्लॉज व्हाट का जवाब देता है। एडजेक्टिव क्लॉज अपने से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब क्लॉज कहां, कब, कैसे, इन सब के बारे में बताता। तो ये कहां का जवाब दे रहा है, इसीलिए ये क्या है, दैट इज एडवर्ब क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट वन इज, शी क्विकली स्लिप्ड इन when no one was looking. She quickly slipped when no one was looking. जब कोई नहीं देख रहा, तो जब कोई नहीं देख रहा, कब का जवाब जो क्लॉज दे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये कौन सा है आपका, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हाउ ही एंटर्ड इज अ मिस्ट्री। अब आपसे ये पूछा कि हाउ से मत जाइएगा, आप वर्ब से पूछिए व्हाट इज अ मिस्ट्री। जो व्हाट का जवाब दे रहा है वो क्लॉज है हाउ ही एंटर्ड। तो जो व्हाट का जवाब दे वो हो जाता है, व्हाट का जवाब दे वो सब्जेक्ट हो जाता है। जो व्हाट का जवाब दे वो नाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं जो व्हाट का जवाब देते हैं। अब ये चूंकि क्लॉज है तो ये क्लॉज हुआ, कौन सा, नाउन क्लॉज। काम किसकी तरह कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो ये है नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस भाई सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस में दो तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपेरेटिव में कमांड रिक्वेस्ट दी जाती है, एक्सक्लेमेटरी में फीलिंग्स बताई जाती हैं, ऑप्टेटिव में दुआ या बद्दुआ दी जाती है। अब अगर ऊपर वाला सेंटेंस आप देखें, इफ ओनली आई कुड विन द फर्स्ट प्राइज, कि काश कि मैं जो है वो फर्स्ट प्राइज जीत पाऊं, तो ये हमारी फीलिंग बता रहा है। अब इसको हमें असर्टिव में बदलना है, तो असर्टिव में जो है अब डू आई अलोन से करेंगे तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। इफ समवन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज इट शुड बी ओनली मी, अगर किसी को, ये कंडीशन लगा दी है, क्लॉज वाला हो गया। इज विनिंग द फर्स्ट प्राइज वन ऑफ माई मी का, ये तो बिल्कुल ही उठपटांग है। अब इनमें चारों में से जो सही है, मतलब नियर अबाउट करेक्ट ऑप्शन है, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन, काश कि मैं जो है, इसमें यही आएगा, माई ग्रेट अफर्मेटिव है, माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन इज टू विन द फर्स्ट प्राइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु डजंट लाइक टू बी हैप्पी, किसे खुश रहना पसंद नहीं होगा, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव को अफर्मेटिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले डजंट लाइक जो है वो पहली बात तो ये है कि ये अफर्मेटिव में बदलेगा। जब इस तरीके का है उल्टा कर देते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो असर्टिव अफर्मेटिव में बनता है। हु को कर दीजिए एवरीवन, एवरीवन, और फिर बीच में चूंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो यहां पर जो है वो आपका क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो डज नॉट हट जाएगा। एवरीवन लाइक्स टू बी हैप्पी, एवरीवन के हिसाब से लाइक्स जो है वो लग जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट टू एस्केप पनिशमेंट। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है जो कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है, एक प्रिंसिपल और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि दो इक्वल श्रेणी की क्लॉजेस होती हैं और उनमें कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉट, बट, ये वाले जो है आपके कंजंक्शंस होते हैं। अब देखिए इसमें किसमें जो है यहां पर आपको ये कहा है कि अगर तुम्हें अपने फॉल्ट को कन्फेस करना चाहिए कि जिससे तुम अपनी उससे बच जाओ, यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट फॉर एस्केपिंग पनिशमेंट। पहली बात तो ये है कि अगर आप फॉर के बाद एस्केपिंग लगा रहे हैं तो ये जेरेंड हो गया, और जेरेंड हो गया तो क्लॉज नहीं बनेगा, फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। यू मस्ट कन्फेस योर फॉल्ट, ये पहला प्रिंसिपल। यू विल बी पनिश, ये दूसरा सेंटेंस। दोनों, ये पीसी है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जुड़ा किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये हो गया आपका कंपाउंड। सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आने जरूरी नहीं है, दो इक्वल श्रेणी की क्लॉजेस भी होनी चाहिए। इफ यू डू नॉट कन्फेस योर फॉल्ट यू विल बी पनिश्ड, दिमाग में है भाई ये भी तो हो सकता है, मगर ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यू विल बी पनिश्ड ये आपका प्रिंसिपल, क्यों, इफ ये जो है क्लॉज, इफ यू डू नॉट कन्फेस योर फॉल्ट यू विल बी पनिश्ड, व्हेन यू विल बी पनिश्ड, इफ यू डू जो है, इफ यू डू नॉट, तो ये जो है ये आपका क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ जो है ये आपकी शर्त बताने वाला है, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो यहां पर ये जो है ये तो एडवर्ब, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इफ यू कन्फेस योर फॉल्ट यू विल नॉट बी, यू विल बी, इफ यू डू नॉट, ये भी सेम चीज है। इफ यू कन्फेस योर फॉल्ट यू विल नॉट बी पनिश, तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं क्योंकि इसमें एडवर्ब क्लॉज का यूज किया जा रहा है। केवल एकमात्र यही सेंटेंस है जो कंपाउंड है, प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस शी केप्ट इट, कंपाउंड में रखना है। अब ये सेंटेंस अगर पूछे तो ये है कौन सा, ये सेंटेंस है आपका प्रिंसिपल, ये है सिंपल सेंटेंस। शी केप्ट इट, यहां पे केवल एक फाइनाइट वर्ब है। बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, प्रेपोजिशन के बाद जरंड लगा है, बिसाइड्स मेकिंग अ, ये नॉन फाइनाइट वर्ब आया है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। शी केप्ट इट। अब जब इसको हमें कंपाउंड में बदलना है तो हमारे पास दो क्लॉसेज होनी चाहिए, एक प्रिंसिपल एक कोऑर्डिनेट। शी नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट, हैविंग मेड अ प्रॉमिस शी केप्ट इट। अगर हैविंग से लगाएंगे तो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि ये पार्टिसिपल से यूज हो गया। शी मेड अ प्रॉमिस टू कीप इट, ये भी आपका जो है ये भी सिंपल हो गया। शी मेड अ प्रॉमिस सो दैट शी माइट कीप इट, सो दैट से लग रहा है क्यों, ताकि, एडवर्ब क्लॉज हो गया। ये सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स, एक ही बचा नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। शी नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन, सुपरलेटिव में करना है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। अगर वेरी फ्यू लगता है तो वन ऑफ आता है। मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड।
वेरी फ्यू को मिल्टन यहां बनाएंगे, वेरी फ्यू है तो आपका वन ऑफ लगेगा। मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, मेनी अदर आर एज ग्रेट, अगर एज लगा देंगे तो वो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, इसीलिए वेरी फ्यू को याद रखिएगा, वन ऑफ में बदल देते हैं। मीटर, अब ये लिटरेचर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। मीटर इन पोइट्री मीन्स, मीटर पोइट्री में क्या होता है? पैटर्न, रिद्म का पैटर्न होता है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, आवाज कहां उठती है, आवाज कहां गिरती है, उसको कहते हैं मीटर। आयम्बिक, ट्रॉचेक, ये जो मीटर्स होते हैं, स्ट्रेस पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटेशन ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड। देखिए इसमें जो एल 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 जो है वो रिपीट हो रहा है, जब एक इंटरवल पे सेम लेटर जो है वो रिपीट होता है, सेम लेटर साउंड या लेटर रिपीट होता है तो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ एल 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 रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन। अलोन अलोन ऑल अलोन। एन ऑक्सीमोरोन इज, ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है जहां पर एक वर्ड और उसका ऑपोजिट वर्ड रखते हैं, जैसे ओपन सीक्रेट, तो ये ऑक्सीमोरोन होता है। जब दो स्पीचेस को रखते हैं ऑपोजिट तो वो एंटीथेसिस होता है। अब देखिए यहाँ पे pairs contradictory words in order to express new or complex meanings is an intentional exaggeration, makes a comparison stating one thing is like the other, describes non-human things. Pairs contradictory words के बारे में बताता है, that is oxymoron. Intentional exaggeration नहीं होता, उसे hyperbole कहा जाता है। Making it that one thing is like the other, simile. Describes non-human things, personification. तो ये oxymoron का जो सही definition है, that's A. Metonymy is used in which of the following sentences from Macbeth? And yet would, metonymy का मतलब होता है जब किसी चीज को किसी नाम से पुकारा जाता है। Have you read Milton? मिल्टन के वर्क्स की जगह मिल्टन यूज करना। अब इसमें सेकंड वाला जो वर्ड है ये मकबेथ की लाइंस हैं। जब मकबेथ जो है अपने आप किंग अपना जो है राजा बनना एंजॉय कर रहा है, बैंकों को उसने मरवा दिया है, तो वो जो है लोगों को एड्रेस करके कह रहा, आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल। यहां लोगों के लिए टेबल का वर्ड का यूज किया है। जैसे आई एड्रेस टू द चेयर, तो चेयरमैन की जगह आप व्यक्ति की जगह चेयर बोल रहे हैं। आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल, तो लोगों की जगह टेबल को यूज किया गया है, इसीलिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मेटोनमी। Which is not a part of the structure of the classic ode. Classic ode जो है, जिन्हें पिंडारिक ओड भी कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड रेगुलर स्ट्रक्चर्ड ओड होते हैं। ये स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड, ये कोरस, ये जो कोरस की मूवमेंट होती है, सिंगर्स जो हैं वो गाते हुए मूवमेंट जो करते हैं उससे पता चलता है कि इस समय कौन सा जो है वो पार्ट चल रहा है। स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड, इसमें जो एक्लॉग्स है वो इसका पार्ट नहीं है। एक्लॉग्स का मतलब होता है रस्टिक सॉन्ग्स, जो गाँव की पृष्ठभूमि पर आधारित होते हैं, जो एक अच्छी गांव की पृष्ठभूमि पे आधारित लाइट जो है वो सॉन्ग्स होते हैं, उन्हें एक्लॉग्स, जैसे शेफर्ड्स कैलेंडर है स्पेंसर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनरा? कभी कभी जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें ध्यान से यह पढ़ना चाहिए, नॉन लगा हुआ है। जो मेरे स्टूडेंट्स रेगुलरली देखते हैं वो ध्यान रखें कि मैं उन्हें भी कह रही हूं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस में इस तरीके की गड़बड़ वो करके आते हैं, नॉट पढ़ते ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फिक्शनल जॉनरा, ये पढ़ लेते हैं बस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इनमें से कौन सा नॉन फिक्शनल जॉनरा नहीं है। डायरीज जो होती हैं वो नॉन फिक्शनल होती हैं, उसमें कहानी का यूज नहीं किया जाता, उसमें जो रियलिटी है उसे लिखा जाता है। ऑटोबायोग्राफीज मतलब एक पर्सन अपने से जुड़ी हुई चीजों को बताता है, उसमें फिक्शन यूज किया जा सकता है, बट बेसिकली वो नॉन फिक्शनल जॉनरा में आती है, यानी कि उसमें फिक्शन का प्रयोग कम किया जाता है। मेमोयर्स, मेमोयर्स में ऑटोबायोग्राफी में व्यक्ति अपने से जुड़ी बातें बताता है, मेमोयर्स में अपने से जुड़ी नहीं, अपने से जो उसके साथ कुछ रोचक जो है कुछ इंसिडेंट्स हुए होते हैं या रोचक इंसानों से मिलता है उसके बारे में बताता है मेमोयर्स में, उसमें भी वो फिक्शन का यूज नहीं करता। तो फिक्शन वाला कौन सा हुआ? दैट इज रोमांस। रोमांस का मतलब होता है कि जिसमें इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, तो रोमांस एक फिक्शनल जॉनरा है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फिक्शनल जॉनरा, तो दैट इज रोमांस। नॉन फिक्शनल जॉनरा इन चारों में से है रोमांस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, इनमें से कौन सा एलिमेंट ड्रामा का नहीं है? स्टेज क्राफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज क्राफ्ट समझते हैं। ड्रामा को लिखने से लेकर उसका मंचन करने तक कॉस्ट्यूम सब चीज को स्टेज क्राफ्ट कहा जाता है। कैरेक्टर्स इमानेंट फीचर्स होते हैं, एक एसेंशियल फीचर्स होते हैं ड्रामा के। कैरेक्टर्स नहीं होंगे तो ड्रामा कैसे होगा? डायलॉग के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। पावरफुल। बंद हो गया, सब बंद। पावरफुल जो मूवमेंट है, ये मेरे यहाँ पर लाइट भाग गई तो स्क्रीन जो है मेरे सामने से बंद हो गई, इसीलिए ये कुछ समय के लिए तो ये भी बंद हुआ था। नाउ अब यहां पर ये देखते हैं तो इनमें से कौन सा ड्रामा का फीचर नहीं है? ड्रामा का फीचर नहीं है फीडबैक। फीडबैक इज नॉट द पार्ट ऑफ ड्रामा। Bildungsroman is a literary genre that focuses on। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि ये है क्या। तो यहां पर ये देखिए, Bildung means education and Roman means novel। ये जर्मन वर्ड से लिया गया है, जर्मन वर्ड से लिया गया है। बिल्डिंग्सरोमन नॉवल का मतलब होता है कि नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर्स, जिसमें प्रोटैगनिस्ट के बचपन से लेकर अडल्टहुड तक की कहानी कही जाती है, उसे बिल्डिंग्सरोमन नॉवल कहा जाता है। एजुकेशन नॉवल जर्मन वर्ड से लिया गया है, कमिंग ऑफ एज या नॉवल ऑफ द फॉर्मेशन ईयर, तो ये आएगा इसका, दैट इज द आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। आज लाइट का बड़ा चक्कर हो रहा है और लाइट भाग रही है तो पूरा का पूरा सिस्टम भी पता नहीं क्यों बंद हो रहा है, जिस वजह से बीच में आपको 19 क्वेश्चन 2 बार दिखेगा, क्योंकि लाइट जाने की वजह से 2 बार हो गया ये वो चीज, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। होमर्स इलियड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म। होमर का जो इलियड है वो एपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिक? एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जिसमें एक हीरो के एडवेंचर्स की कहानी कही जाती है, एपिक सिमिलीज बताई जाती है। ये एक एंशिएंट जॉनरा है, क्लासिकल एज में बहुत ज्यादा फेमस था। ये जो इलियड है ये ट्रोजन वॉर के लास्ट ईयर पर आधारित है, तो ये है एपिक, दैट इज होमर्स इलियड इज एन एग्जांपल ऑफ लिटरेरी फॉर्म एपिक। Question number 21. The device by means of which the truth is veiled in the form of a sarcasm by implying the opposite to what is really stated is called। जब सच बताया जाता है लेकिन जो है जैसा है वैसा नहीं, वेल्ड रूप में यानी कि आवरण के रूप में बताया जाता है, जो स्टेटमेंट होता है उसका मीनिंग ऑपोजिट होता है। जैसे अगर किसी से कहते हैं कि अगर बहुत फेमस जो स्पीच है इसमें एंटनी एंड ब्रूटस वाली है, कि जब ब्रूटस एंटनी जो है सीजर के बारे में बताता है कि सीजर एम्बिशियस नहीं था, सीजर ने अपनी विल में सभी सिटीजन्स के लिए 75 ड्रैकमास जो हैं वो छोड़े हैं, एंड येट सीजर वॉज एम्बिशियस। और ये किसने कहा है? एंड ब्रूटस ने कहा, एंड ब्रूटस इज अ नोबल मैन। तो ये जो ब्रूटस इज अ नोबल मैन है, इसमें क्या है कि जिसने सीजर को मारा, हाउ कैन ही बी नोबल? तो ये जो चीज है ये आयरनी है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयरनी। अगर कोई लेट आए तो क्या बहुत जल्दी आ गए, ये आयरनी है। क्वेश्चन नंबर 22। अ प्लीजिंग और ट्यूनफुल अरेंजमेंट ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स। एक्सेंटेड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स यानी कि उतार चढ़ाव, उसे क्या कहा जाता है? रिद्म। रिद्म जो वर्ड है इसका मतलब रिद्मोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू फ्लो। रिद्मोस वर्ड से इसे लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू फ्लो। हाउ मेनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट? बैलेड मीटर में 4 लाइन्स होती हैं। 4 लाइन की इसका जो स्टेंजा होता है, इसकी जो राइम स्कीम होती है ABCB होती है। बैलेड
कहानी के गाने के माध्यम से कहानी कही जाती है, और जो बैलेड स्टेंजा होता है 4 लाइन का होता है, और उसमें जो है हाउ मेनी बैलेड मीटर, बैलेड स्टेंजा होना चाहिए था। ये बैलेड स्टेंजा में 4 लाइंस होती हैं, राइम स्कीम होती है इसकी ABCB। द मीनिंग ऑफ वर्ड हेमर्शिया इज, हेमर्शिया का जो मीनिंग होता है, हीरो के डाउनफॉल का जो मेन रीजन होता है वो उसका एक कमी होती है, उसका फेटल फ्लॉ या ट्रेजिक फ्लॉ जिसे कहना चाहिए, जिस वजह से उसका पतन होता है। तो ये हेमर्शिया है, दैट इज फेटल फ्लॉ। द मीनिंग ऑफ विन लॉरेल्स, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है विन फेम, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करना, दैट इज विन फेम। द मीनिंग ऑफ मॉडस ऑपरेंडी इज, मॉडस ऑपरेंडी को थोड़े मोड ऑफ, और ऑपरेंडी इज ऑपरेशन। तो यानी कि कार्य करने का तरीका, हर किसी का कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, उसे मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन यानी कि किस तरीके से कोई काम किया जाएगा, दैट इज मॉडस ऑपरेंडी। तो द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, दैट इज मॉडस ऑपरेंडी। A form of verse adopted for singing or recitation which presents a dramatic or exciting episode in simple narrative form is called, जब एक वर्स फॉर्म जिसमें सिंगर्स गाना गा के एक कहानी जो है वो सुनाते हैं, बेसिकली फोक टेल्स होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, बैलेट। डांस करके सिंगर्स जो हैं वो बताते हैं। Which of the given features is not attributable to lyric poetry? इनमें से कौन सा लिरिक पोइट्री का फीचर नहीं है? It's an expression of the poet's personal feeling. लिरिक जो होती है उसमें पर्सनल फीलिंग होती है, शॉर्ट होता है, सब्जेक्टिव होता है। It's spontaneous, ये स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसीलिए ये एफर्टलेस होता है। बॉम्बास्टिक इन लैंग्वेज, बॉम्बास्टिक, अगर कोई चीज स्पॉन्टेनियस होगी तो वो बॉम्बास्टिक नहीं हो सकती। इट हैज म्यूजिक एंड मेलोडी, तो बॉम्बास्टिक जो है, कोई भी चीज जो स्पॉन्टेनियस होगी वो दैट वुड नॉट बी बॉम्बास्टिक, दैट वुड बी नेचुरल। बॉम्बास्टिक के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू पॉन्डर ओवर इट। सैमुअल बटलर हुडीब्रास इज अ सेटायर, सैमुअल बटलर ने जो हुडीब्रास लिखी थी, जो कि एक सेटायरिक रचना है, वो क्रोमवेलियंस पर लिखी थी, और इसके लिए बाकायदा उनको इसके लिए इनाम भी जो है वो मिला था। ये क्रोमवेलियंस के, जो क्रोमवेल को फॉलो करते थे, क्रोमवेल को मानते थे, उनके ऊपर ये सेटायर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, Which of the following novels is a satire on the Gothic novel? Gothic novel जो कि 18th century में फेमस हुए थे, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, हॉरेस वॉलपोल ने लिखा था। ये जो नॉवेल्स होते थे ये मध्यकालीन युग के बारे में बताते हुए रहस्य रोमांच से भरपूर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स वाले हुआ करते थे। इन पर जो सटायर है वो है नॉर्थएंगर एबे। तो ये है जेन ऑस्टन का नॉर्थएंगर एबे इज अ सटायर ऑन द गोथिक नॉवल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलती हूँ कल आप लोगों से, कल के सेशन में। और ये 30 क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे हो तो इन क्वेश्चंस की आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी चीज़ वो दिमाग में बैठेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट, बाय बाय। And now the next question is, Bildungsroman is a literary genre that focuses on, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे